Hello and welcome to a special lecture series on Mojo. मोजो यानी मोबाइल जर्नलिज्म। ये जो स्मार्टफोन है इसके आ जाने के बाद पत्रकारिता जगत में कितना बदलाव आया है, न्यूज़ गैदरिंग के प्रोसेस से लेकर न्यूज़ प्रोडक्शन के प्रोसेस तक। और ये पत्रकारिता के लिए शुभ संकेत हैं या नहीं है, पत्रकारिता के लिए वरदान है या अभिशाप है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल कैमरा पर्सन है उनकी जॉब से भी जा रही है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर टीवी न्यूज़ प्रेजेंटर या एंकर आप कह सकते हैं, श्री सैयद सुहेल साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आप सबको बता दूं कि सुहेल साहब का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वो P7 में जब थे तब से मैं उनको जानता हूं। इसके बाद न्यूज़ 24 में भी रहे हैं, अभी रिपब्लिक भारत में प्राइम टाइम न्यूज़ एंकर हैं। और अभी हाल ही में जो सुशांत सिंह का केस हुआ था उसकी कवरेज के लिए फील्ड रिपोर्टिंग भी की है और फील्ड में भी वो जाते हैं। यानी आप ऐसा कह सकते हैं, वन मैन आर्मी। इनसे डेस्क का भी आप बहुत अच्छे प्रोग्राम बनवा सकते हैं, बुलेटिन बनवा सकते हैं, स्पेशल प्रोग्राम बनवा सकते हैं, तो एंकरिंग करते ही हैं। और जब फील्ड में उतरते हैं एक रिपोर्टर की भूमिका पे, एक तेज तर्राक रिपोर्टर की भूमिका में, तो बहुत अच्छा कमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि स्मार्टफोन के आ जाने के बाद टीवी पत्रकारिता पर विशेष तौर पर क्या प्रभाव पड़ा? मुझे लगता है बहुत अच्छा और बहुत बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। पहला तो ये कि आपके हाथ में हर वक्त एक एनसाइक्लोपीडिया है। बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपके हाथ में एनसाइक्लोपीडिया, आप कहीं भी खड़े हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, क्योंकि हर चीज आपको आ नहीं सकती है। कोई भी न्यूज या उससे जुड़ा उसका बैकग्राउंडर, उसका आगे उसके पीछे सब कुछ आपको नहीं आ सकता है। तो आपके हाथ में हर वक्त एक एनसाइक्लोपीडिया है, एक चीज। दूसरा ये कि इसने न्यूज को स्पीड दे दी है। मतलब न्यूज़पेपर छपता था, 24 घंटे में छप कर आता था। न्यूज आती थी तो रिपोर्टर जाता था फील्ड में, कैमरा जाकर रिकॉर्ड करता था और फिर आपको भेजता था और फिर आप चलाते थे। इसने उसे अब एक टच में, जो है सोचिए ना, एक न्यूज एक टच में आप तक पहुंच जाती है। तो इसने इसको रफ्तार दे दी है न्यूज को। अब न्यूज इंतजार नहीं करती है। न्यूज इजराइल से आ रही हो, गाजा से आ रही हो, या गाजीपुर से और गाजियाबाद से आ रही हो, बिल्कुल। एक टच में आप तक पहुंच जाता है। मुझे लगता है ये सबसे अच्छी चीज हुई। लेकिन यहाँ पर ये भी एक सवाल उठता है सुहेल जी, कि जो फील्ड में रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल रिपोर्टर्स रहे हैं, जिनके साथ एक कैमरा यूनिट जाती है, कैमरा पर्सन होता है, और लाइव करना होता है तो ओबी वैन जाती है। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इस तकनीकी से पत्रकारिता में बहुत तरक्की भी आई है। लेकिन इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट देखने में आ रहा है कि एक चैनल से बहुत सारे कैमरा पर्सन निकाले भी गए। तो आपको ओवरऑल मोबाइल जर्नलिज्म के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज नजर आते हैं? मुझे लगता है, देखिए, टेक्नोलॉजी को देखने का दो नजरिया होता है। कंप्यूटर जब आया देश में तो सबसे पहले तो बहुत से ऑफिसेस से ही विरोध शुरू हुआ कि भाई यहाँ नौकरियां जाने लगेंगी। बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर को बॉयकॉट कर दिया गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी से आप भाग नहीं सकते हैं। वो अपने आप जगह बना लेती है। जैसे एक इंसान खाली नहीं बैठता, अगर उसको उसका ये काम नहीं चल रहा है तो आज नहीं कल वो कुछ और काम करने ही लगेगा। उसी तरह टेक्नोलॉजी, अब हमने कंप्यूटर अडॉप्ट कर लिया, कंप्यूटर में ऑफिसेज में काम शुरू हो गया। पहले बैंक्स और बहुत जगह हड़ताल और स्ट्राइक्स हो रही थी, भाई कंप्यूटर आ जाएगा तो यहाँ न जाने कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, भाई लिखने वाला चला जाएगा, सब कंप्यूटर डेटा पे आ जाएगा। लेकिन वो आ गया कंप्यूटर, और वही लोग जो पेन से लिखते थे वही अब कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब खुद ही वो तारीफ कर रहे हैं, यार ये बहुत बढ़िया है। तो बेशक उस मोजो आने के बाद, मोबाइल आने के बाद, वही जो कैमरा गाइज हैं वही मोबाइल भी हैंडल कर रहे हैं। अच्छी चीज ये है कि आप सोचिए कि अब वो कैमरा गाय बहुत से शहरों में वो खुद ही रिपोर्टर भी बन गए, छोटे बिल्कुल। शहरों में। मतलब उनके पास अब दोहरी अपॉर्चुनिटी आ गई। अब तक उन्हें लगता था हम सिर्फ कैमरा ही संभाल सकते हैं, अब उन्हें लगता है नहीं, हम कैमरा के उधर भी खड़े हो सकते हैं। एक अच्छी चीज ये। दूसरी चीज ये कि हर टेक्नोलॉजी के साथ ये चीजें आती हैं, लेकिन मुझे लगता है वक्त के साथ धीरे धीरे सारी चीजें सेटल हो जाती हैं और इंसान अपना जरिया ढूंढ लेता है। बिल्कुल। तो यानी अगर अगर वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं समय के साथ और वो नई नई टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं, तो जो कैमरा पर्सन है, जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, दरअसल वो फुल टाइम टीवी जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं। ये आपके कहने का तात्पर्य मैं समझ पा रहा हूँ।
जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, अगर इसी को हम एक स्टेप आगे बढ़ाएँ, चूँकि आप फ़ील्ड में भी आपने रिपोर्टिंग की है और सुशांत केस में आपकी जो मुंबई में उतर के आपने बहुत मेहनत की, बहुत भाग-दौड़ किया, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की। तो उस दौरान क्या आपके पास कैमरा पर्सन था या आपने मोबाइल के थ्रू ही वो रिपोर्टिंग की? थोड़ा-सा उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। और दूसरी बात ये है कि मोबाइल के थ्रू जब हम कवरेज करते हैं, न्यूज़ गैदरिंग करते हैं और जब हम ट्रेडिशनल कैमरा सेट के साथ करते हैं, तो दोनों में क्या आपको जो है कंपैरिज़न करने के बाद क्या आपको समानताएँ और असमानताएँ यानी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ नज़र आती हैं। देखिए, मोबाइल का एक फ़ायदा ये है कि आप आसानी से उसे कैरी कर सकते हैं, एक फ़ायदा है। मोबाइल का फ़ायदा ये है, कहीं भी कैरी कर सकते हैं। कैमरा हर जगह एंट्री नहीं होती। नुकसान ये है कि आप थोड़े कॉन्शियस रहते हैं, क्योंकि अगर आप खुद ही उसको रोल भी कर रहे हैं, तो आपके हाथ में स्टिक है, आप मूव करने में सँभलेंगे, कैमरा गिर ना जाए आपका। उसमें कुछ मुश्किल भी है, तो कुछ उसके फ़ायदे भी हैं। तो सुशांत के वक़्त तो मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट थे, क्योंकि वो उसमें इतनी भाग-दौड़ थी कि मैं मोबाइल हाथ में लेकर उसे शूट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उसके फ़ायदे ये हैं कि आप कई मान लीजिए आप पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं कई बार। कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जो आपके मोबाइल पर आई हैं, वो आप मोबाइल से भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं। कैमरे की एंट्री मान लीजिए नहीं, तो उसके ये फ़ायदे भी हैं। नुकसान जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा मैं एज़ ए रिपोर्टर आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि आपको कई चीज़ें हैंडल करनी है, आपको अपना एम्बियंस भी देखना है, आपको कैमरा भी हैंडल करना है और आपको भीड़ है तो वहाँ अपने आप को एडजस्ट करना है और इन सब के साथ आपको डिलीवर भी करना है, आपको बोलना भी है। तो बिल्कुल। ये आपके लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है। जब आपको पता हो कि आप जो है रस्सी पर चल रहे हैं और आपको बोलना भी है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कंटेंट आप डिलीवर नहीं कर पाएँगे। उसका एक ये नुकसान ज़रूर है। इसलिए ये उन जगहों पर ठीक है जहाँ थोड़ा-सा आप अकेले बैठना है और अकेले बैठ के आपको कोई रिपोर्ट फाइल करनी है, वहाँ तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैदरिंग है, कहीं पब्लिक के बीच जा रहे हैं, वहाँ थोड़ी परेशानी होती है। बिल्कुल, तो यानी हमने न्यूज़ गैदरिंग की बात कर ली, अब हम न्यूज़ प्रोडक्शन थ्रू मोबाइल के ऐप्स, जो मोबाइल ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारे एडिटिंग के ऐप्स हैं और जो एक हमारा ट्रेडिशनल टीवी में एफसीपी होता है, एडोब होता है, आप अच्छे से जानते हैं एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं। तो आपके अकॉर्डिंग न्यूज़ गैदरिंग में तो चलो मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, कई चैनलों ने स्टार्ट भी कर दिया है, लेकिन न्यूज़ प्रोडक्शन और इससे एक स्टेप और आगे जाएँगे न्यूज़ प्रेजेंटेशन अर्थात एंकरिंग। इनमें स्मार्टफ़ोन्स का प्रयोग आपकी नज़र से हो सकता है या नहीं हो सकता है? या इसके कैसे आप देखते हैं इसको? बेशक हो सकता है, मुझे लगता है पहली चीज़ तो स्मार्टफ़ोन आने से हुआ क्या कि मान लीजिए कोई छोटा-सा शहर है कहीं किसी स्टेट में कोई ऐसा छोटा शहर जहाँ आपका स्ट्रिंगर नहीं है। उससे हुआ क्या कि वहाँ कोई आदमी है, उसने खुद ही अपना वीडियो बनाया और आप तक भेज दिया और वो वीडियो आप तक आ गया और आपके चैनल पर चल गया। एक फ़ायदा तो ये है। दूसरा ये है कि आपकी रीच और ज़्यादा बढ़ गई है और छोटे से छोटे शहर तक आपकी रीच हो गई है क्योंकि सबके हाथ में स्मार्टफ़ोन आ गया है। एंकरिंग के ब कॉन्टेक्स्ट में आप बात करेंगे तो अच्छी चीज़ ये मान लीजिए आप जो है ऐसी जगह जा रहे हैं जो नक्सलाइट एरिया है। उन इलाकों में आपके हाथ में एक मोबाइल है, आपने वही मोबाइल सेटअप किया, लाइव व्यू ऐप लगाया और आप सीधे सीधे आप वहीं से लाइव देने लगे। अच्छी चीज़ ये है कि आज जो वक़्त है पहले थोड़ा स्टूडियो वाला कल्चर ज़्यादा हुआ करता था। लाइट्स लगी हैं और स्टूडियो में बैठ के आदमी एंकरिंग कर रहा है। आज दर्शक चाहता है कि वो घर पे अपने ड्राइंग रूम में अगर बैठा है, तो उसे ग्राउंड दिखाई दे। मैं तो अपने घर में हूँ लेकिन तुम ग्राउंड पे जाओ। तो मोबाइल ने आपकी ग्राउंड प्रेज़ेंस को और बढ़ा दिया है। आप इज़िली कहीं भी जा सकते हैं। आप देखिए ना कि किसी भी चैनल में बहुत ज़्यादा कैमरा नहीं हो सकते हैं। ज़्यादा ना यूनिट्स हो सकती हैं। मतलब आप 8 यूनिट, 10 यूनिट, 12 यूनिट, 20 यूनिट होंगी। लेकिन आप मोबाइल फ़ोन और लाइव व्यू ऐप्स के ज़रिए आप 50 लोगों को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे भी हैं इसके। बिल्कुल, यानी हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। अब ये हमें देखना है कि हमारा क्या नज़रिया कहता है। तो आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि आजकल जब से स्मार्टफ़ोन्स आ गए हैं, तब से देश का हर एक जो सिटिज़न है, नागरिक है, वो एक जर्नलिस्ट की भूमिका में आ गया है, जिसे हम सिटिज़न जर्नलिज़्म कहते हैं, नागरिक पत्रकारिता। लेकिन यहीं इसके विरोध में कुछ लोग ये तर्क भी देते हैं कि वो प्रोफ़ेशनल जर्नलिस्ट नहीं हैं, इसलिए वो जर्नलिज़्म के जो लॉज़ हैं, एथिक्स हैं, वो उसको फ़ॉलो नहीं करते हैं। इस लिहाज से उनको कंटेंट क्रिएटर्स कहना ज़्यादा उचित होगा बजाय सिटीजन जर्नलिस्ट के। तो आपको क्या लगता है कि स्मार्टफ़ोन ने किस तरह से इस सिटीजन जर्नलिज्म के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया है या नहीं? बेशक दिया है। मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक एक जर्नलिस्ट होता है।
वो जर्नलिस्ट नहीं भी है, तो वो कई बार आप देखिए जो जर्नलिस्ट नहीं वो भी कहता है मेरे पास भी न्यूज़ है। वो भी कहता है मेरे घर में पड़ोस में ये हो रहा है या अगल-बगल कुछ हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले हर इंसान खबर के लिए रिपोर्टर का नंबर सेव करता था, यार तुम अपना नंबर दे दो, कोई दिक्कत होगी मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। अब वो पहला काम क्या करता है? पहला काम वो वीडियो बनाना करता है। बिल्कुल। दूसरा काम फिर वो रिपोर्टर को खोज के खबर पहुँचाता है। तो उस इस सिटीज़न जर्नलिज़्म ने बेशक लोगों को मजबूत किया है, न्यूज़ को मजबूत किया है, लेकिन ये आप कह सकते हैं किसी की प्राइवेसी किल ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें होता कई बार क्या है कि आपको कई बार, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में आप कुछ भी यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, तो कई बार किसी की प्राइवेसी किल हो जाती है, मतलब आपको भी पता है किसका फ़ोटो लेना है, किसका फ़ोटो नहीं लेना है। उस सूरत में कई बार ये होता है कि आप कई बार दूसरों की जो निजी दायरा जो है, आप उस दायरे का उल्लंघन कर देते हैं। तो ये उनके लिहाज से हो सकता है, लेकिन कई बार जब आप उसको टेलीविज़न पर दिखाने जा रहे हैं, तब बेशक आप इन सब चीज़ों को सोच समझ के ही ऑन एयर करते बिल्कुल। तो अब आपको क्या लगता है कि जो अभी मैं सिर्फ़ नाम लेके बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे थीसिस में इसका पार्ट है, हमें ज़िक्र करना होगा कि टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री में कितने ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने मोजो के जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरी तरीके से अपना लिया है। न्यूज़ गैदरिंग से लेके न्यूज़ प्रेज़ेंटेशन तक, एनडीटीवी उसमें से प्रमुख है, आप अच्छे से जानते हैं। तो आप जिस चैनल में हैं या फिर आपको एक जनरल एक आपका ओवरव्यू क्या कहता है कि मोजो का फ्यूचर हमारी कंट्री में कैसा है? और क्या आने वाले समय में बाकी जितने भी मेन स्ट्रीम टीवी के न्यूज़ चैनल्स हैं, वो मोजो की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होंगे या नहीं? और क्या ये ट्रेडिशनल जर्नलिज़्म के लिए डेंजर है या फिर आपको लगता है शुभ संकेत है? क्योंकि देखिए, जब नया-नया टीवी आया था 90s के दौर में 1990-92 के तौर पर, तो आपने देखा होगा कई लोगों ने कहा था कि अब अखबार बंद हो जाएँगे, अखबार लोग नहीं पढ़ेंगे। जबकि ये सर्कुलेशन के मामले में आज भी चीन के बाद दूसरे नंबर पे इंडिया आता है। तो यानी अखबार के पाठक अपनी जगह पर हैं। कोविड की वजह से भले उनका सर्कुलेशन थोड़ा बहुत कम हो गया हो, लेकिन रीडरशिप अभी भी है। तो उसी तरीके से हैं। अब लोग कह रहे हैं कि अरे सब कुछ तो आपके स्मार्टफ़ोन में अवेलेबल है, मोज़ो के थ्रू है, तो इसलिए अब टीवी का जो अस्तित्व है वो थोड़ा-सा खतरे में आ जाएगा। तो इन सारे मुद्दों पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है जो बात आपने कही, जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं मोजो का, लेकिन मैंने आपसे कहा कि हर जगह आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कई जगह आपके लिए ये आपके कम्फर्ट ज़ोन में आता है, कई जगह ये आपको ग्राउंड पर अनकम्फर्टेबल कर देता है। क्योंकि हमारे देश में एक बड़ी परेशानी है कि हमारे देश में न्यूज़ चैनल बहुत ज़्यादा हैं। उन देशों में जहाँ न्यूज़ चैनल गिनती के हैं, आपने 4 मोबाइल कैमरा लगाए और उसके बाद आपने शूट कर लिया। या हमारे देश में एक न्यूज़ के लिए कम से कम 20, 25, 30 और जितने ज़्यादा हो सके किस तरह की न्यूज़ है उस हिसाब से लोग पहुँचते हैं। और उसके बाद सबको मैनेज करना मोजो कैमरा पर वो आसान काम नहीं है। खुद आप सिंगल हैंडेड हो तो और ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए आपको एक आदमी चाहिए उसे चलाने के लिए भी। तो इसलिए थोड़ा-सा मुश्किल है। मुझे लगता है कि ये ऐसा ही है कि आप कहाँ शूट करने जा रहे हैं, उस हिसाब से इसे तय किया जा सकता है कि आप किस लोकेशन पर जा रहे हैं, तो उसके लिए आप कौन-सा कैमरा ले जाएँगे, आप मोजो वहाँ के लिए ठीक है या फिर आप जो है नॉर्मल जो ट्रेडिशनल कैमरा है उसके साथ जाएँ। अच्छा, अच्छा। तो यानी आपके कहने का अर्थ ये है कि फ्यूचर मोज़ो का ब्राइट है, लेकिन अभी इतनी जल्दी जो है सारे न्यूज़ चैनल्स इस टेक्नोलॉजी को अपनाएँगे सारे न्यूज़ ये चैनल ऐसा थोड़ा-सा कहना थोड़ा-सा मुश्किल है। हिचकिचाएँगे अडॉप्ट करने में। जी। तो अब लास्ट में आप जब ये बस चलते-चलते आपसे चाहूँगा कि अपना कमेंट दे दीजिए कि आपने देखा होगा जब से मोजो आ गया है, स्मार्टफ़ोन आ गया है, तब से डिजिटल जर्नलिज़्म में एक तरीके से क्रांति हो गई है। यानी अब ऐप आ गए हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब में भी न्यूज़ चैनल्स आ गए हैं। जिस तरीके से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, न्यूज़पेपर के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, आपके न्यूज़ चैनल्स के लिए एनबीए है, एनबीएसए है। तो आपको क्या लगता है कि स्मार्टफ़ोन ड्रिवन जो जर्नलिज़्म है, मोबाइल ड्रिवन जर्नलिज़्म जो है, डिजिटल जर्नलिज़्म, क्या उसके लिए भी इस तरह से कोई सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए या नहीं? मुझे लगता है उसपे शायद ब ब यूट्यूब या वो जो ऐप्स हैं या जिस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर है, वो अपने लेवल पर भी एक्शन लेता है अगर आप उसको रिपोर्ट करते हैं। बेशक लेकिन इसने ये ज़रूर लोगों को फ़ास्ट कर दिया। अब हर इंसान जो है कोई भी वीडियो बनाकर या न्यूज़ से जुड़ा हो या किसी भी ब चीज़ से जुड़ा हो, उसे यूट्यूब पर डालता है, सोशल मीडिया पर डालता है, अपना यूट्यूब चैनल बनाता है। तो इसने सबको मजबूती तो दी है, अब कोई बंधा हुआ नहीं है, अब कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता। इतने ऐप्स हैं, आपने खुद ही वीडियो बनाया, खुद ही एडिट किया, आपने खुद ही आपने उस पर डाल दिया। आप अपने आप में स्मार्टफ़ोन ने आपको एक कंप्लीट पैकेज दे दिया है। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ अपने मोबाइल से कर सकते हैं। इसका ये ज़रूर फ़ायदा हुआ है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि अब सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म खुद से ही
इस तरह का जो कंटेंट है उस पर कोई रिपोर्ट करता है तो उसको ब्लॉक करने की और उसके वायलेशंस की उनके पास अथॉरिटी होती है, ब्लॉक करते हैं। ट्विटर भी यही करता है। कई बार चीजें जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं, अलग बात है, लेकिन यूट्यूब भी करता है। तो इनके अपने निजी प्लेटफॉर्म है, आप अलग से कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी के बनाएंगे तो मुझे लगता है उसके लिए और ज्यादा काम बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सुहेल साहब हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए और थैंक अपने जो बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स आपने दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि टीवी जर्नलिज्म इन द एज ऑफ स्मार्टफ़ोन्स एंड एनालिसिस विद रेफरेंस टू मोजो, इस टॉपिक पर जो मेरी रिसर्च है, इसमें कुछ नया निकल के आएगा और वो आपके इनपुट्स पर बेस्ड होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।